डेट है आज 16 मई 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज का कोटेशन है, एजुकेशन इज द जिम्नास्टिक्स फॉर द बॉडी एंड म्यूजिक फॉर द माइंड। ये प्लेटो ने कहा था। ऐसे में एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऐसे आता है वहाँ पे यूज कर सकते हो ये। शिक्षा माइंड और बॉडी के लिए जिम्नास्टिक का यानी कि जिम का काम करता है। जैसे आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम करते हो, ऐसे एजुकेशन भी बॉडी के लिए जिम का काम करता है। और माइंड के लिए, दिमाग के लिए म्यूजिक का काम करता है। माइंड को हील करता है यानी कि उसे प्रॉपर तरीके से रिकवर भी करता है। फर्स्ट टॉपिक है अमेल्थिया। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ। अमल्थिया एक मून है, चंद्रमा है। किसका? जुपिटर का। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं। सबसे पहले मरकरी घूम रहा है, उसके बाद मरकरी मतलब बुध ग्रह, उसके बाद वीनस यानी कि शुक्र, फिर अर्थ है हमारी पृथ्वी, फिर है मार्स मंगल ग्रह, और फिर है जुपिटर। जैसे देखो अर्थ का सैटेलाइट है उपग्रह चंद्रमा मून, तो इसी तरह से बहुत सारे ये जो ग्रह हैं 8 ग्रह, इनके भी अपने उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। जैसे अर्थ का जो सैटेलाइट है उसको मून बोल देते हैं, चंद्रमा नाम दिया हुआ है। ऐसे ही जो इनके सैटेलाइट होते हैं ना उनको मून ही कह देते हैं कि जुपिटर का मून क्या है, मार्स का मून क्या है। तो ऐसे सबसे ज़्यादा जो मून हैं, सैटेलाइट हैं, वो जुपिटर के ही पास हैं। जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो, जैसे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है मून चंद्रमा। ऐसे ही एक मून के बारे में खोजा गया है, कुछ स्टडी की गई है साइंटिस्ट ने अमल्थिया के बारे में। जुपिटर के 53 ऐसे मून हैं, सैटेलाइट हैं, जिनको नाम दिया हुआ है साइंटिस्ट ने। उनमें से एक अमल्थिया भी है। ये पहली बार डिस्कवर किया गया जब 4 गैलीलियन मून को डिस्कवर किया गया, उसके बाद पहली बार ये डिस्कवर किया गया यानी कि खोजा गया अमल्थिया। और जितने भी जुपिटर के सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, उनमें से 5th लार्जेस्ट है ये, 5वें नंबर पे आता है सबसे बड़े में। ये देखो जुपिटर ग्रह है भाई साहब, इसके चारों ओर ये बहुत सारे घूम रहे हैं इसके सैटेलाइट उपग्रह। यहाँ पे देखो ये वाला मैटिस है, ये है अमल्थिया आपका, इस तरह का दिखता है ये अमल्थिया। ये थैबे है और ये इसकी रिंग बनी हुई है। देखो दिखाई नहीं देती हैं, ऐसे साइंटिस्ट ने मान रखी हैं। ऐसे इसका ऑर्बिटल जो पाथ है, ऑर्बिटल पाथ मतलब इसके चारों ओर घूमने वाला रास्ता, तो इसे जो ऑर्बिट करते हैं इस रिंग को नाम दिया हुआ है। ये चारों ओर ये रिंग बनी हुई है इसको नाम दिया हुआ है। ये है हेलो रिंग जो मैटिस यहाँ पे चक्कर लगाता है। जहाँ अमल्थिया लगाता है ये है गौसामर रिंग, ये वाला पार्ट ये गौसामर रिंग है। और ये थैबे रिंग है, यहाँ पे देख सकते हो आप, मैटिस से लेके और यहाँ जो थैबे नाम का सैटेलाइट है या मून है, ये जो रिंग बनी हुई है जिसके चारों ओर, इसको नाम दे दिया थैबे गौसामर रिंग। तो ये रिंग के नाम है, बस इतना याद रखना। और रिंग ऐसी कोई बनी नहीं हुई है, जिसका ये पाथ है, ये ऑर्बिटल पाथ है जिसके चारों ओर ये घूमता है, यानी कि जुपिटर के चारों ओर घूमता है ये रास्ता, इसको ही नाम दे दिया है इस ऑर्बिटल पाथ को, रिंग को, अमल्थिया गौसामर। तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको। प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जा सकता है कि बस अमल्थिया है क्या, तो आपको पता होना चाहिए जुपिटर का एक ग्रह है अमल्थिया। ये 12 हावर में चक्कर लगा लेता है, सिर्फ 12 घंटे इसको लगते हैं अमल्थिया को। और अमल्थिया 3rd मून है प्लानेट का, जुपिटर का 3rd मून है, यानी कि तीसरे नंबर पे है ये, इससे दूरी पे तीसरे नंबर पे। ये मैटिस है, इसके बाद एक और उपग्रह होगा इसका सैटेलाइट, फिर अमल्थिया है। और ये देखो 12 घंटे सिर्फ लेता है इसके चारों ओर ऑर्बिट करने में, यानी कि चक्कर लगाने में। जैसे मून है हमारा, चंद्रमा अर्थ के चारों ओर चक्कर कितनी देर में लगा लेता है? एक दिन में लगा लेता है, 24 घंटे में। ऐसे ये कितने दिन लेता है, मतलब घंटे लेता है, 12 घंटे लेता है सिर्फ ये। जो अमल्थिया है ये गौसामर रिंग में है, ये हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया, ये ही सब कुछ लिखा है यहाँ पे। और इसके बारे में जो रिसर्च की थी पहले, सैटेलाइट भेजे थे यहाँ पे, यानी कि मैन मेड सैटेलाइट नासा ने भेजा था। वोएजर नाम का वोएजर 1 और वोएजर 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे थे। उन्होंने फ़ोटोग्राफ ली थी इसकी, इस सैटेलाइट की जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अमल्थिया की। जुपिटर पे भेजे थे ये नासा ने भेजे थे। नासा तो आप जानते हो ना क्या है नासा, जैसे हमारे इंडिया की इसरो स्पेस एजेंसी है, सैटेलाइट वगैरह भेजती है, रिसर्च करती है स्पेस में, ऐसे ही नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है।
एक गैलीलियो सैटेलाइट भेजा था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, तो यहाँ पे ये भेजे जा चुके हैं। अभी न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ने कुछ इसके बारे में स्टडी की है और ऐसा पाया है कि जितना सन से यहाँ पे रेज आती हैं, किरणें आती हैं, उससे कहीं ज़्यादा जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और टाइडल स्ट्रेस की वजह से ये रेडिएट कर देता है। रेडिएट करने का मतलब क्या है? देखो ये जो इमेज देखी आपने, यहाँ पे देखो सन की किरणें आ रही होंगी, लेकिन जितने सन की किरणें आ रही हैं यहाँ पे, उससे ज़्यादा इसका एटमॉस्फेयर है, जो जैसे अर्थ है, हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर लगभग 640 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जिसकी वजह से यहाँ एटमॉस्फेयर की वजह से ही ठंडा रहता है, कहीं पे गर्म रहता है तापमान, बारिश होती है, बादल रहते हैं, निचली वाली लेयर है उसकी वजह से। तो इसके बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है एटमॉस्फेयर की। तो अर्थ भी कुछ ऐसी किरणें आती हैं वो रेडिएट कर देती है, यानी कि एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल देती है उन किरणों को। जैसे सन से किरण आई, रिफ्लेक्ट कर देगी, रेडिएट कर देगी, ऊपर एटमॉस्फेयर से ऊपर चली जाएंगी स्पेस में। इसी तरह जितनी यहाँ पे सन रेज आती हैं उससे कहीं ज़्यादा ये रेडिएट कर देता है। किसकी वजह से? कारण क्या है? वो कारण है जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जुपिटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, और टाइडल स्ट्रेस की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो मैग्नेट तो आपने देखी होंगी, चुंबक, चुंबक की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि आयरन, जिसमें भी आयरन की प्रॉपर्टी होती है, ऐसी मेटल को अपने पास चिपका लेती है, अपने पास खींच लेती है। लेकिन जो ये मैग्नेट है, इसकी कुछ फोर्स होती है जो लग रही होती है इसके चारों ओर, चारों ओर एक इतना मान लो एरिया है यहाँ पे, अगर कोई चीज़ यहाँ पे आती है तो उसको रिपेल कर देती है, यानी कि उसको धकेल देती है। तो इतनी फोर्स लग रही होती है चारों ओर इसके मैग्नेट के, तो यही है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ तक, इस एरिया तक, जो ये रेड वाला एरिया है, ये वाला एरिया, तो यहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो इसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फोर्स लग रही है एक फोर्स, उसी को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, इस मैग्नेट की, इस चुंबक की। ऐसे ही जो जुपिटर है या हमारी अर्थ है, उसके देखो कोर में, अर्थ के कोर में बहुत सारे ऐसे मेटल पाए जाते हैं जिनमें आयरन की प्रॉपर्टी है, और आयरन भी पाया जाता है, फेरस आयरन पाया जाता है, निकल पाया जाता है, जिनकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें हार्मफुल सन की रेज से बचाती है। जो सन से रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं हानिकारक, उनसे बचाती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर देती है। अर्थ के चारों ओर ये मैग्नेटिक फील्ड वो उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ऐसे ही जुपिटर की भी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जुपिटर के भी जो रॉक सिस्टम है उसमें भी आयरन जैसी प्रॉपर्टी के कुछ मेटल होंगे। तो ये जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड और टाइडल स्ट्रेस की वजह से जो अमल्थिया नाम का सैटेलाइट है वो रेडिएट कर देता है सन, जितनी सन की किरणें आती हैं, सन की किरणों से ज़्यादा वो रेडिएट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत टैप इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए और 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इतना जानना है किसने लॉन्च किया और काम क्या होगा। मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इन्होंने तो लॉन्च किया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया, इसका ये प्रोग्राम है। और काम क्या होगा इसका? काम होगा वाटर को सेविंग करने का। कब लॉन्च किया है? देखो एक प्लम बैक्स इंडिया एग्जीबिशन चल रही थी, इसके एग्जीबिशन के दौरान इस भारत टेप इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। तो इसमें जो प्लम्बिंग की, वाटर की, सैनिटेशन इंडस्ट्री की जो सर्विस हैं ये प्रोवाइड करनी है। मेन फोकस इसका है कि जो जैसे घरों में जैसे वाटर आता है उसकी जितनी स्पीड होती है फ्लो की, जैसे मान लो आपके घरों में वाटर सप्लाई से पानी आ रहा है, गांव या शहर में जो रहते हुए, बहुत से गांवों में देखो वाटर सप्लाई है भी नहीं, वहाँ पे घरों में ऐसी फैसिलिटी है भी नहीं, लेकिन जहाँ पे है आपको पता होगा, जैसे ये लगी हुई है टंकी भाई साहब, यहाँ से पानी आ रहा है, नल लगा हुआ है, ये आपने खोला, इसका जितना प्रेशर आ रहा है, अगर इसका प्रेशर कम कर दिया जाए तो ऐसा मानना है इनका कि वाटर का जो वेस्टेज होगा ना वो वेस्टेज कम हो जाएगा। अभी जैसे क्या होता है, ये पानी आया, इस नल में से निकाला, वाटर सप्लाई का पानी लगा हुआ है, ये आपने खोला, आपका बर्तन भर गया यहाँ पे, लेकिन ऐसा होता है बर्तन भरने के बाद भी चला के छोड़ जाते हैं और वो पानी बहता रहता है। अब वो पानी तो वेस्ट हो गया ना, क्योंकि फ्लो उसका तेज़ है, जो टैप लगी हुई है, यानी कि जो नल लगा हुआ है, टैप लगी हुई है, तो इस टैप का अगर फ्लो कम कर दिया जाए तो वो पानी इतना वेस्ट नहीं होगा। मान लो इसका आधा फ्लो कर दिया जाए तो पानी कम से कम आधा वेस्ट कम हो जाएगा।
तो इसका जो टेप में फ्लो आता है पानी का वही कम करना है बस। इससे वाटर की जो कंजम्पशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। सैनिटरी के लिए वाटर इतना यूज जो होता है वो फ्लो कम हो जाएगा, लगभग 40% वाटर सेव होगा इसकी वजह से। तो इसमें सिर्फ वाटर सेव करना है, वाटर के फ्लो को कम करके। नेक्स्ट टॉपिक है, और देखो इसमें ये भी याद रखना, अगर वाटर का फ्लो कम रहेगा तो एनर्जी भी कम यूज होगी, यानी कि बिजली भी कम चाहिए उसके लिए, तो ये भी एनर्जी को सेव भी करेगा साथ साथ। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सर। ब्रह्मोस एक मिसाइल है जिसको रसिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। रसिया ने टेक्नोलॉजी दी है इसको बनाने के लिए, इसकी रेंज एक्सटेंड कर दी है इसलिए ये न्यूज में है। रेंज पहले इसकी 290 किलोमीटर थी। ये है ब्रह्मोस मिसाइल। ये जो Su-30M का ही फाइटर एयरक्राफ्ट, उससे इसको टेस्ट किया गया है। इंडियन एयरफोर्स का ये एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, उससे इसको लॉन्च किया गया है। और इसकी रेंज कितनी हो गई है? 350 किलोमीटर, जो पहले 290 किलोमीटर थी। लेकिन अभी भी जो बेस वर्जन है, यानी कि जो सरफेस से चलाई जाती है ये ब्रह्मोस मिसाइल, उसकी अभी रेंज कितनी है? 290 किलोमीटर ही। यानी कि यहाँ से अगर इसको लॉन्च किया जाएगा सरफेस से, 290 किलोमीटर तक दूरी तक अपने टारगेट को ये तबाह कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन अगर इसे एयर से छोड़ा जाए, एयरक्राफ्ट से, तो 350 किलोमीटर इसकी रेंज हो गई है। समझ में आया ना? जैसे मान लो अगर एयरक्राफ्ट से छोड़ा जाए, हवा में उड़ रहा कोई एयरक्राफ्ट, वहाँ से इसको लॉन्च किया जाए तो 350 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। ये देखो सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती है, यानी कि जो पनडुब्बी होती है समुद्र में तैरती रहती है, वहाँ से भी लॉन्च किया जा सकता है। पानी के जहाज़ से, शिप से लॉन्च किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है, हवा में जो उड़ता है भाई साहब एयरक्राफ्ट। और लैंड, भूमि से, सरफेस से भी लॉन्च किया जा सकता है। 4 तरीके से लॉन्च किया जा सकता है इसको। और 2 स्टेज इंजन यूज होता है इसमें। सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन भी यूज होता है फर्स्ट स्टेज में, और सेकंड स्टेज में लिक्विड रामजेट इंजन यूज होता है। और देखो ये फायर एंड फगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। फायर फगेट का मतलब है कि एक बार अगर इसे दाग दिया, छोड़ दिया, तो फिर भूल जाओ, अपने टारगेट को ढूंढ के मारेगी। जैसे मान लो किसी टैंक को, यहाँ पे कोई टैंक रखा हुआ है, इसको डिस्ट्रॉय करना, और ये यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दी। अगर ये टैंक मान लो यहाँ से ये चला गया, दूसरे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इधर आ गया थोड़ा, तो ये भी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जब यहाँ पे दागी गई थी, ये भी मुड़ जाएगी इसे देख के, यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि देखो इसमें सेंसर लगे हुए होते हैं, और इसको ये सेंस कर लेती है कि कहाँ पे है मेरा टारगेट जिसके लिए मैं लॉन्च की गई थी। समझ गए? तो सेंसर लगे होते हैं, उस सेंसर की वजह से, और इस टैंक में से कुछ रेडिएशन निकल रही होती है, तो उसकी वजह से ये डिटेक्ट कर लेती है और वहीं पे जाके उस टारगेट को हिट कर देती है। इसलिए कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, कि एक बार दागो और भूल जाओ, अपने टारगेट को ढूंढ के मारेगी ये। नेक्स्ट टॉपिक है आयरन यूज इन तमिलनाडु। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। कुछ आयरन आप जानते हो, लोहा आयरन मिला है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4200 ईयर्स एगो पहले, 4200 साल पहले आयरन यूज होता था, ऐसी इसकी एज निकाली गई। एज किससे निकालते हैं? कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है। देखो हर एक चीज़ में कार्बन होता है, आपकी बॉडी में भी कार्बन है, हर एक चीज़ में कार्बन है। तो ये कार्बन डेटिंग ऐसा प्रोसेस है, इसमें देखते हैं कि कितना कार्बन बचा है इसकी लाइफ से जब रही होगी, तो उस हिसाब से इसकी एज निकालते हैं। सारा प्रोसेस जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये समझ लो कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि इसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की, पेड़ की हो चाहे कोई मेटल हो, उसकी एज निकाल सकते हैं। या आदमी का कंकाल मिला है, उसकी वजह, उसका भी एज निकाल सकते हैं, कितना पुराना कंकाल है, स्केलेटन। तो कार्बन डेटिंग की वजह से यहाँ पे इसकी एज निकाली है। कुछ आयरन मिले थे ये खुदाई के करने से, तमिलनाडु में खुदाई करने से मिले थे, ये इस तरह के आयरन मिले थे। तो ऐसा देखा गया कि 4200 साल पहले ही तमिलनाडु में आयरन यूज होता था। लेकिन अभी तक का जो डेटा था वो ये बताता था कि 1900 से लेकर 2000 BC के लगभग, मतलब अभी तक का जो डेटा था वो था 1500 BC तक यूज होता था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है 1900 से लेके 2000 BCE से तक भी आयरन यूज होता था। यानी कि तमिलनाडु में 2172 BCE में भी आयरन यूज होता था। BCE का मतलब है बिफोर क्रिश्चियन इरा। ये आपने 6th क्लास की हिस्ट्री की NCERT में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप डिटेल में आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ना। बिफोर क्रिश्चियन इरा, यानी कि
जो अब चल रहा है वो चल रहा है क्रिश्चियन एरा, सी या एडी भी बोल सकते हैं, एडी। जैसे अभी चल रहा है कितना, 2022 चल रहा है, और ये है 2172 BCE। BCE में देखो घटते थे साल, 2172, फिर 71 आएगा, 70 आएगा, ऐसे ही फिर 1000, 800, 900, फिर जीरो, जीरो BCE हो जाएगा, फिर आएगा 1 CE यानी कि क्रिश्चियन एरा, फिर एक से लेके ये आए 2, 300, 1000, फिर 2000, 2001, 11, 21 और 22, 2021-22 ऐसे। मैंने स्किप कर दिया है थोड़ा, पूरा तो मैं नहीं बता सकता ना आपको पूरी गिनती, तो आप समझ गए होंगे। यानी कि 2172 ये साल और 2022 ये साल, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2172, 2172 और 2022, तो ये हो जाएगा लगभग 4, 7 और 2 9 और 1 और 4, यानी कि 4194 साल पहले तमिलनाडु में आयरन यूज होता था। 4000 साल पहले, लगभग 4194 साल पहले यहाँ के लोग आयरन के बारे में, लोहे के बारे में जानते थे। तो चीफ मिनिस्टर हैं जो तमिलनाडु के अभी, MK स्टैलिन, उन्होंने ये कहा असेंबली में, लोग वहाँ की विधानसभा में, कि हमारे लोग 4200 साल पहले लगभग जानते थे, क्योंकि 4200 कितना हो गया देखो, 4194 में अगर 6 साल जोड़ देंगे तो 4200 ही हो जाएगा ना, तो लगभग 4200 साल पहले, लगभग 4200 साल पहले तमिल जो लोग हैं वो जानते थे आयरन का यूज। तो उन्होंने क्या किया था, आयरन का जब यूज जानते थे, तो देखो लोहा काम में होता है, बहुत सारी चीज़ों को काटने का काम आता है। तो देखो लोहा नहीं होता तो पेड़ नहीं काटे जाते, और जब जंगल नहीं काटे जाते तो कृषि नहीं होती। तो इसका मतलब तमिलनाडु के लोगों ने आयरन का यूज किया, पेड़ काटे और वहाँ पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया तमिलनाडु में। ये खोजा कहाँ पे गया है, तमिलनाडु में कृष्णागिरी एक जगह है, वहाँ पे एक साइट है, जगह है मैला दुम्पराई, यहाँ पे ये खोजा है। और ये माइक्रोलिथिक एज के लिए भी जाना जाता है, जो 30,000 BC पहले उसके एविडेंस मिले थे, और अर्ली हिस्टोरिक पीरियड 600 BC के लिए भी जानी जाती है जगह। यहाँ पे और भी कोई आर्कोलॉजिकल साइट हैं, जैसे तोगारापल्ली, ये गंगावरम, सेंदूर, वदारथा तक्कल, ये प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, तमिल की भाई साहब ऐसी होती हैं, गुत्तूर या गुट्टूर, गिदलूर, सप्पा मुतलू, कप्पा लवाड़ी, ये प्लेस और है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं हिस्ट्री के, और ये सारे विदिन 10 किलोमीटर एरिया में, जो ये एरिया है कृष्णागिरी, जहाँ पे मिला है, कृष्णागिरी की साइट है मैला दुम्पराई, उसके 10 किलोमीटर की रेंज में ही है ये सारे एरिया। नेक्स्ट टॉपिक है SCO रेट्स, ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। SCO का मतलब है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये 9 कंट्री का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। लेटेस्ट जो इसका मेंबर बना है वो ईरान बना है, ईरान। इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर हैं। इसका ही एक देखो ऑर्गेनाइजेशन है रेट्स नाम की, SEO रेट्स। रेट्स है रीजनल एंटी टेररिस्ट, ये स्ट्रक्चर, ये है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, यानी कि टेररिस्ट को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ये काम करती है, रेट्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो रसिया, चाइना, पाकिस्तान और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज दिल्ली में इकट्ठा हुए और इन्होंने मीटिंग की, और इस मीटिंग को 16 से 19 मई तक होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगी ये मीटिंग। यहाँ पे आएंगे ये सेंट्रल एशियन कंट्री से, रसिया, चाइना, पाकिस्तान से कुछ आएंगे, यहाँ पे गैदरिंग करेंगे लीडर, और यहाँ पे इसकी मीटिंग होगी SEO रेट्स की। देखो इंडिया और पाकिस्तान के अभी कोई बायलेटरल इंगेजमेंट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ना ही ये सार्क नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी मीटिंग भी ठप पड़ी है, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने इंडिया में आतंकवादी हमला किया था तो तब से रोक दिया था, लगभग 2015 से इसकी मीटिंग रोकी हुई है सार्क की। और ये देखो रसिया और चाइना लेड जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये इंडिया और पाकिस्तान मिलते हैं, सिर्फ यही मीटिंग है जिनमें 2 कंट्रियाँ मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया की टीम पाकिस्तान में भी जाएगी, क्योंकि SCO रेट्स की एक्सरसाइज होगी पब्बी नाम की जगह पाकिस्तान में, तो इंडिया की टीम भी जाएगी पाकिस्तान में, मतलब गई थी, लास्ट ईयर गई थी, ट्रेवल किया था। इसका जो एक्सरसाइज होती संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रेट्स
रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर है। तो लास्ट ईयर गई थी और अब जो पाकिस्तान की टीम है, इस पाकिस्तान की टीम इंडिया में आ रही है, इंडिया में इसकी मीटिंग हो रही है एससीओ रेट्स की। जो इंडिया है 2023 में भी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होस्ट करेगा, यानी कि इंडिया में ही होगा इसका मीटिंग, जो होगी इंडिया में होगी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट। जो इसके लीडर हैं 8 कंट्री से इसके लीडर आएंगे नई दिल्ली में, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये इसके सारे मेंबर हैं 8 मेंबर। और लेटेस्ट मेंबर इसका ईरान भी है, इसमें ईरान नहीं लिखा हुआ, पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ, ईरान को भी आना चाहिए वैसे। अक्टूबर में देखो जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज इसकी होने वाली है, मानेसर एंटी टेरर 2022 इसका टाइटल होगा, जो एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज होगी। और कहाँ पे होगी? इंडिया में मानेसर जगह है जो वहाँ पे होगी। ये मानेसर में देखो एनएसजी की ट्रेनिंग कैंपस बना हुआ है। एनएसजी आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो हमारी एनएसजी प्राइम मिनिस्टर वगैरह को सिक्योरिटी देती है, ये एनएसजी का कैंपस है मानेसर में। मानेसर है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा में, वहाँ पे ये इसका कैंपस बना हुआ है। वहीं पे मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज होगी 2022 की। और यहाँ पे सारे जो मेंबर कंट्री हैं एससीओ के, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर देखो बाद में एक फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 मेंबर स्टेट्स की एक मीटिंग होगी, ऑपरेशन होगा कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान आप जानते हो कहाँ पे है भाई साहब, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, यहाँ पे चाइना के पास में देखो ये है कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान चाइना और रसिया से बॉर्डर लगता है। दोनों जो एक्सरसाइजें डिसाइड की जाएंगी, मतलब की गई हैं। यहाँ पे अभी ताशकंद नाम की एक जगह है सेंट्रल एशिया में, ये एससीओ रेट्स की मीटिंग हुई थी मार्च 25 में इसी साल, जिसको इंडिया ने चेयर किया था। उसी में डिसाइड किया गया था कि ये दोनों एक्सरसाइज होंगी इस साल 2022 में। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है रेट्स की, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की, ये देखो परमानेंट बॉडी है एससीओ रेट्स की, जो ताशकंद में ही है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है रेट्स का? ताशकंद में है, जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। और उज्बेकिस्तान कहाँ पे है? ये येलो कलर का जो आप देख रहे हो, येलो कलर का, ये है उज्बेकिस्तान। यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है एससीओ रेट्स का। एससीओ क्या है पूरा डिटेल में जानना है तो इसके लिए लेक्चर बना हुआ है, आप अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें मिल जाएगा, या फिर पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एससीओ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है HS-200 बूस्टर। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या है और किसने लॉन्च किया है इतना जानना है। इसरो ने लॉन्च किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये एक रॉकेट बूस्टर है, यानी कि रॉकेट को उड़ाने के लिए जो थ्रस्ट चाहिए, फ्यूल चाहिए, ये है भाई साहब रॉकेट। रॉकेट को स्टार्टिंग में उड़ाने के लिए, इसको उड़ान भरने के लिए जो थ्रस्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी देगा, यानी कि एनर्जी बूस्टर है ये HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। और जब हम गगनयान लॉन्च करेंगे, गगनयान एक ऐसा सैटेलाइट होगा जिसमें ह्यूमन को हम, यानी कि मानव को भेजेंगे स्पेस में कुछ दिन के लिए, तो इसके लिए भी यूज हो सकता है ये बूस्टर। ये कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश की तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है ना, जो आंध्र प्रदेश की तिरुपति डिस्ट्रिक्ट कोस्टल एरियाज में बना हुआ है। श्रीहरिकोटा एक आइलैंड है, वहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहाँ से लॉन्च किया है। और इसमें देखो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है जो बना हुआ है तिरुवनंतपुरम केरल में, 2 साल से ये डिजाइन कर रहा था इस बूस्टर को, HS-200 बूस्टर को। तो बस इतना याद रखना किस लिए यूज होगा, क्या काम करता है, किसने लॉन्च किया है, ये सब कुछ ही लिखा हुआ है। और इसका कुछ ये मापदंड है, 20 मीटर लंबा बूस्टर है ये, 20 मीटर की इसकी लंबाई है, और डायमीटर है इसका 3.2 मीटर। और वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर होगा ये, जो सॉलिड प्रोपेलेंट यूज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए। 3 चीज़ याद रखनी है, कहाँ पे बना हुआ है, किस लिए ये काम करेगा, और इसका क्या पर्पज है। जो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उज रिवर पे ही बना हुआ है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में जो कठुआ रीजन है वहाँ पे है ये उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब ये है
यहाँ पे एक रिवर है उझ नाम की, वहाँ पे बांध बनाया जाएगा, इससे बिजली भी बनाई जाएगी, इससे पानी भी इरिगेशन के लिए होगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा इसके जरिए। तो ये हो गया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये आप देख रहे हो भाई साहब मैप, इधर है अपना हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, और इधर ये पाकिस्तान, और ये रिवर हैं, जो 3 रिवर है। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी एक 1960 की, उसके अनुसार जो 3 रिवर है इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 रिवर का पानी यूज करेगा पाकिस्तान, कुछ % पानी यूज करेगा इंडिया भी। बाकी की जो ये रिवर हैं सतलुज, ब्यास और रावी, 3 रिवर यानी कि ईस्टर्न रिवर, इनका मेजॉरिटी ऑफ पानी यूज करेगा इंडिया और कुछ % पाकिस्तान के लिए छोड़ देगा। तो अभी ये जो बनाया जा रहा है, ये देखो रावी रिवर है जो हमारे इंडिया का, जो मतलब ज़्यादा पानी इंडिया को यूज करना है जिसका, ये रावी रिवर का ही एक ट्राइब्यूटरी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कठुआ रीजन में। तो जो रावी रिवर की जो ट्राइब्यूटरी है उझ रिवर, उसी पे बनाया जा रहा है ये उझ रिवर पे। 781 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर स्टोर किया जाएगा इसमें, और ये लगभग 6 साल में कंप्लीट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, इसने अभी रिव्यू किया है, मिनिस्ट्री जल शक्ति ने, कि ये प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है, कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो बस इतना ही बस याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन अमृत सरोवर। इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए। इसमें देखो मेनली वाटर को स्टोरेज करने का एक प्रोग्राम है, वाटर को स्टोरेज किया जाएगा, और इसमें पर्पज़ ये है कि एटलीस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 ऐसे तालाब बनाए जाएं, तालाब वाटर को स्टोरेज करने के लिए, और उन्हीं का नाम रखा है अमृत सरोवर। इस तरह के जो तालाब हैं भाई साहब देख रहे हो, पौंड तालाब, अमृत सरोवर नाम दिया गया। ये पहला कंट्री का पहला जो अमृत सरोवर है वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया, अभी उद्घाटन किया है। जो मिनिस्ट्री है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर की, मुख्तार अब्बास नकवी जी अभी मिनिस्टर, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश की रामपुर जो जगह है वहाँ पे पोटवाई नाम की जगह है, वहाँ पे ये अमृत सरोवर इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है। पानी को ही कंजर्व करने के लिए, फ्यूचर के लिए पानी कंजर्व रहे, सेव रहे, इसलिए पौंड बनाए जा रहे हैं। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसी का पार्ट है ये अमृत सरोवर मिशन, और ये 24 अप्रैल 2022 को ही लॉन्च किया था प्रधानमंत्री जी ने। ये मिशन का टारगेट यही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कम से कम 75 वाटर बॉडीज बनाई जाए, नई डेवलप की जाए। अगर नई डेवलप करने का प्लेस नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे जो वाटर बॉडीज हैं उनको ही रेजुविनेट किया जाए, यानी कि दोबारा से रिकवर किया जाए उन्हीं को ही। नेक्स्ट टॉपिक है मेड सोइडी। क्या है, बस ये इतना जानना है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है भाई साहब नागराज, ये स्नैक की एक प्रजाति है, इसके फॉसिल फ्यूल मिले हैं लद्दाख में। कुछ ऐसा माना जाता है कि ये लद्दाख में रहा करता था कभी, इसके फॉसिल मिले हैं यानी कि जीवाश्म मिले हैं मेड सोइडी स्नैक के। तो बस इतना जानना है ये क्या है, क्योंकि यूपीएससी एक क्वेश्चन हर साल ऐसा पूछता है, कुछ नाम दे देगा अजीबोगरीब, पूछ लेगा किसकी प्रजाति ये, स्नैक की, बर्ड्स की, एनिमल की या ह्यूमन की। तो याद रखना मेड सोइडी किसकी प्रजाति है, स्नैक की। देखो अब तक तो जो इस साल पेपर दे रहे हैं, अब तक तो पेपर बन चुका होगा, क्योंकि 20 दिन पहले आप छोड़ सकते हो, और कितने दिन बचे हैं अभी, 5 जून को पेपर है आपका, और लगभग 20 दिन ही बचे हैं अब तक तो पेपर बन चुका है इस साल के प्रीलिम्स का। तो इस साल तो आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ अगले साल के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अगले साल पूछा जा सकता है। और लगभग देखो 1.5 साल का ही जो मेनली करंट अफेयर आता है 1.5 साल का ही पूछा जाता है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं 50 साल पुराना भी पूछ लेगा भाई साहब, कोई इसका यूपीएससी को कोई ठिकाना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना जानना है ये क्या है, क्या बीमारी है और किस लिए न्यूज में है। अभी ऑस्ट्रेलिया के कुछ रिसर्चर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, उन्होंने एक ऐसा बायोकेमिकल मार्कर ढूंढा ब्लड में, बच्चे के ब्लड में एक बायोकेमिकल मार्कर ढूंढा जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, बेबीज़ की, इस सिड्स के लिए। सिड्स की जो बीमारी है यानी कि इसकी वजह से डेथ हो जाती है बच्चों की, जो बेबी हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए इसका नाम है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इन्फेंट मतलब 1 साल से कम उम्र का बच्चा। तो ये यूजुअली इसमें होता क्या है, बेबी सोता रहता है, छोटा बच्चा जो रहता है 1 साल से कम का, लगभग लेस देन ए ईयर ओल्ड, वो सोता रहता है। ऐसा लगता है कि वो हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है उसको, लेकिन सोते सोते ही वो मर जाता है इस सिड्स की वजह से। और ये सिड्स
की वजह से क्यों मरता है, क्या रिस्पॉन्सिबल है, वही बायोकेमिकल मार्कर ढूंढा है बॉडी में यानी कि ब्लड में ढूंढा है, बच्चे के ब्लड में। तो इसलिए क्या होता है, कभी कभी इसको क्रिब डेथ भी बोलते हैं। क्रिब डेथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे की जो डेथ होती है वो जनरली क्रिब में होती है। क्रिब जानते हो क्या बोलते हैं क्रिब को हिंदी में? पालना भाई साहब, पालना, पालने को बोलते हैं जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है बचपन में, आप भी झूले होंगे। तो क्रिब में डेथ हो जाती है बच्चे की सोते सोते। जो बेबी हैं वो मरते हैं, उनमें ऐसा पाया गया है कि एक एंजाइम होता है बॉडी में, ब्लड में, ये BCHE नाम का एंजाइम, जिसका नाम है बुटाइराइल कोलाइन स्टेरेज। बुटाइराइल कोलाइन स्टेरेज नाम का एंजाइम है। इसका जो लेवल है लोअर लेवल हो जाता है कुछ समय के लिए, बर्थ के दौरान भी लोअर लेवल पाया जाता है इसका बॉडी में, जिसकी वजह से बच्चे की सिड्स के कारण डेथ हो जाती है, इस सिंड्रोम के कारण डेथ हो जाती है। तो ये मेजर रोल प्ले करता है बुटाइराइल कोलाइन स्टेरेज नाम का एंजाइम, जो ब्रेन में अराउजल करता है, ब्रेन को एक तरह से अराउज कर देता है। और ये लो लेवल की वजह से, जब इसका लो लेवल हो जाता है बॉडी में, तो ये सोने के दौरान बच्चे की डेथ कर देता है। और सोने के दौरान ऐसा होता है कि बच्चा सो के उठता ही नहीं है, बस उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है पुल्लुलन। ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ साइंटिस्ट ने देखो एक बायोमेटेरियल डेवलप किया है। बायोमेटेरियल का मतलब ऐसा समझ लो, एक दवाई डेवलप की है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो घाव होते हैं ना, इंजरी हो जाती है कहीं पे, घाव हो जाते हैं, वाउंड्स बोलते हैं इंग्लिश में, वाउंड्स या घाव, चोट लग गई आपको कहीं पे, घाव हो गया, इंजरी हो गई, तो वो वाउंड्स जल्दी से भर जाएगा इस दवाई की वजह से, बहुत जल्दी से भर जाएगा। तो ये वाउंड्स को डिसइंफेक्ट करेगा, यानी कि जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म कर देगा, और हीलिंग का प्रोसेस है वो हेस्टन कर देगा। हेस्टन का मतलब जल्दी से, सून, हेस्टन का मतलब सून, जल्दी से कर देगा। और ये एक्सपेरिमेंट देखा गया माउस में, चूहे में देखा गया, ये साइंटिस्ट ने किया। 3 इंस्टीट्यूट हैं जिनने मिलकर ये डेवलप किया है बायोमेटेरियल। एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी, एक है IIT दिल्ली, एक है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर का, उड़ीसा में है। इन तीनों ने मिलकर डेवलप किया है ये। एक पॉलीमर जो पुल्लुलन है, उसी से ये बायोमेटेरियल डेवलप किया है। और ये पॉलीमर पुल्लुलन किससे लिया है, एक फंगस है भाई साहब, फंगस, ओरियो बेसिडियम पुल्लुलन नाम की फंगस है। और ये फंगस ये ना एक एक्सो पॉलीसैकेराइड नाम की है, इसको एक्सो पॉलीसैकेराइड बोल सकते हो, या ओरियो बेसिडियम पुल्लुलन नाम की फंगस है। और ये फंगस ये ग्रो होती है, जब ग्रो होने के दौरान ही इससे ये पॉलीमर पुल्लुलन है, ये बायोमेटेरियल इससे निकाला गया है। जो पुल्लुलन है बेसिकली देखो पॉलीमर की चैन होती है ग्लूकोज की, और ये बायोमेटेरियल सक्सेसफुल पाया गया है। और इसका यूज भी किया जाता है जैसे फूड, कॉस्मेटिक, यानी कि भोजन में, कॉस्मेटिक मतलब जो क्रीम पाउडर होते हैं, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन में यूज भी किया जाता है इसका, क्योंकि इसके पास नॉन टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि विशेषता होती है, यानी कि जो जहर वगैरह जैसा होता है किसी में प्रॉपर्टी, उस जहर को मार सकता है, ये नॉन टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है इस पुल्लुलन में। और नॉन मुटेजेनिक प्रॉपर्टी होती है, नॉन इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी मतलब विशेषताएं होती है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरीज। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए और 3 के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है। 3 के लिए क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में आता है, और साइबर सिक्योरिटी GS पेपर 3 में, इकोनॉमी वाले पेपर में पूछा जाता है। यूनियन जो होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने एक लैब इनोग्रेट की है, नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी हैदराबाद में। तो ये जो साइबर क्राइम है उनको रोकने के लिए काम करेगी। साइबर क्राइम आप जानते हो, मोबाइल इंटरनेट के जरिए, मोबाइल या लैपटॉप पे जो क्राइम होते हैं, आपका डेटा वगैरह हैकिंग कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, वही है साइबर क्राइम। या किसी के बैंक से पैसा चुरा लिया, ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, इस तरह के जो क्राइम है सब साइबर क्राइम में आते हैं। ये लैब देखो, जो रामनथापुरम एक सिटी है यहाँ हैदराबाद में, वहाँ पे एक सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनी हुई है, उसी के अंदर ये नई लैब लॉन्च की है। ये साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ये सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो बनी हुई है उसी के अंदर लॉन्च की है, उसी के प्रीमाइसेस में। साइबर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीज़न है जो होम मिनिस्ट्री का, उसने ये बनाई है नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर ही। और ये काम करेगी जो वुमन और चाइल्ड के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम होते हैं ना, उन साइबर क्राइम जो महिला और चाइल्ड के अगेंस्ट जो होते हैं उनको रोकेगी ये। और इसने 4 स्पेशलाइज हाई टेक यूनिट बनाई हैं।
ये यूनिट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो 4 यूनिट कौन कौन सी बनाई है। एक है मोबाइल फ़ोन एम्बेडेड सिस्टम एग्जामिनेशन यूनिट, डिजिटल स्टोरेज मीडिया एग्जामिनेशन यूनिट, एडवांस डिजिटल फोरेंसिक यूनिट और क्राइम सीन यूनिट। ये 4 यूनिट बनाई है इस लेबोरेटरी ने। नेक्स्ट टॉपिक है बैन ऑन वीट एक्सपोर्ट। आप सबको पता है 1-2 दिन से न्यूज़ में इंडिया ने बैन लगा दिया है कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। 13 मई से ये बैन लगा दिया कि वीट का एक्सपोर्ट नहीं करेगा इंडिया। वीट मतलब समझते हो ना, गेहूँ, यानी कि गेहूँ हम दूसरे कंट्री को अभी नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि हमारे इंडिया में भाई साहब कमी होगी। जब इंडिया में ज़्यादा वीट होगा तभी तो हम बेचेंगे ना बाहर। भाई साहब आपके घर में खीर बनी है और अगर खीर कम है तो आप पड़ोसी को दोगे? नहीं दोगे। ज़्यादा होगी तभी पूछोगे कि हाँ खीर लोगे। तो ये भाई साहब जो वीट एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के पास, इतनी जितना एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था कि हमारे पास इतना प्रोक्योरमेंट आएगा, इतना आया नहीं, इस वजह से हमने रोक दिया। लेकिन हाँ, जिनके साथ हमने लेटर ऑफ क्रेडिट साइन किया हुआ है, यानी कि एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उन देशों को हम बेचेंगे, वीट एक्सपोर्ट करेंगे। ये देखो भाई साहब, इतना एक्सपेक्टेशन लगाया गया था कि 111 मिलियन टन का हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, इतना प्रोडक्शन होगा हमारे इंडिया में वीट का इस साल। लेकिन रिवाइज आउटपुट ऐसा लगाया जा रहा है कि 105 मिलियन टन तक ही होगा इंडिया में ये वीट, 105 मिलियन टन। और जितना प्रोक्योरमेंट देखो मई के महीने में ही किया गया है लगभग, मतलब किया जाएगा मई के महीने में 9.5 मिलियन टन के लगभग, इतना एस्टिमेट लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। और इसमें देखो इतना तो ये जब है कि जो वीट है वो राइस के द्वारा रिप्लेस किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की थी, उसमें देखो लोगों को फ्री में, मुफ्त में जो अनाज वगैरह दिया जा रहा है, उसमें 5.5 मिलियन टन वीट के जगह पर राइस दिया जा रहा है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें भी देखो 6.1 मिलियन टन जो वीट देना था उसकी जगह राइस दिया जा रहा है, चावल दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो वीट है कम पड़ रहा है इंडिया में, यानी कि अपने इंडिया के लिए तो भरपूर है लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए इतना नहीं है। ये देखो तब है क्योंकि 1 महीने पहले ही डब्ल्यूटीओ को बोला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए ग्रेन अनाज काफ़ी है, अगर हमसे परमिशन दिया जाए तो हम पूरे वर्ल्ड को कल से ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये उसके 1 महीने पहले बोला था ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने। लेकिन उसके बाद अभी ये शौक देखने को मिला है, यानी कि आश्चर्य हो गया पूरा वर्ल्ड, यानी कि जो हमसे वीट इंपोर्ट करते थे कि इसके बावजूद भी इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। पॉसिबल रीज़न क्या है, यानी कि कारण क्या है एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वही जो ऊपर हमने डिस्कस किए। यानी कि ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा था 111 मिलियन टन होगा, लेकिन ये कम रहा है। और वीट का जो प्रोक्योरमेंट है जून के अंत तक हम 19 से 20 मिलियन मैट्रिक टन ही हम प्रोक्योरमेंट कर पाएंगे, यानी कि उपलब्ध कर पाएंगे, खरीद पाएंगे किसानों से। लेकिन ये एस्टिमेट ऐसा लगाया जा रहा था कि लास्ट ईयर इतना था 43 मिलियन मैट्रिक टन, तो इससे ज़्यादा ही होगा इस साल, लेकिन ये कम रहेगा, 19 से 20 मिलियन मैट्रिक टन तक ही रहेगा। दूसरा फैक्टर ये है वीट की जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। जो और जितने सीरियल है ना, अनाज वगैरह है, उनकी इन्फ्लेशन जो महंगाई दर है वो 5.96% है, लेकिन वीट की महंगाई दर 9.59% तक चली गई है। कुछ लोग इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, एक्सपर्ट वो कह रहे हैं देखो आप वीट का एक्सपोर्ट रोक रहे हो ठीक है, लेकिन इससे क्या है जो इंडिया की क्रेडिबिलिटी है, इंडिया की जो इमेज है वर्ल्ड लेवल पे वो घट जाएगी। बहुत सारे देश जो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं उनका जो ट्रस्ट है वो प्रभावित होगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इंडिया की जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है लूना। ये भी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है लूना है क्या। लूना देखो एक स्टेबल कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी का ही पार्ट है स्टेबल कॉइन, डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हो। देखो स्टेबल करेंसी ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जो किसी मान लो मुद्रा से, करेंसी से फिक्स रहती है, गोल्ड या सिल्वर से फिक्स रहती है। जैसे मान लो डिजिटल करेंसी होगी भाई साहब, जैसे आपने मान लो पेटीएम तो चलाते होंगे आप, पेटीएम डिजिटल करेंसी बता रहा हूँ क्या होती है। पेटीएम चलाते होंगे या फ़ोन पे चलाते होंगे या कुछ भी चलाते होंगे, गूगल पे कोई पेमेंट सिस्टम तो ऐसा चलाते होंगे, या अमेजन फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीदी होगी आपने, तो वो देखो पॉइंट देता है कि आपने इतनी चीज़ खरीदी या इतना का पेमेंट किया पेटीएम से, फ़ोन पे से, तो आपको कुछ 200, 250, 150 पॉइंट दे देगा। और वो पॉइंट क्या है ये समझ लो, वो डिजिटल करेंसी है, समझा रहा हूँ बस, डिजिटल करेंसी है वो, डिजिटल कॉइन है, क्योंकि वो पैसे थोड़ी नहीं है, रुपया थोड़ी नहीं है, डॉलर थोड़ी नहीं है, कॉइन है सिर्फ। इनको हाँ इनको कन्वर्ट कर सकते हो आप रुपए में या डॉलर में। जब आप कोई चीज़ खरीदोगे तो उसमें ये मान लो कोई 600 की चीज़ है,
और 150 पॉइंट है या 200 या 1000 पॉइंट है, तो उनकी वजह से ऐसा कह देगा कि आप इन कॉइन को यूज करके 100 रुपये कम हो सकते हैं। 100 रुपये यानी कि 1000 कॉइन होंगे, 100 रुपये या वैल्यू होगी जितनी भी, उतने कम हो सकते हैं। तो इसी तरह से ऐसी डिजिटल करेंसी होती है, ये स्टेबल कॉइन है, इतना याद रखना है। क्रिप्टो करेंसी तो है लेकिन स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन लूना। अभी न्यूज में इसलिए इसकी जो वैल्यू है, इसकी मार्केट है, वो क्रैश कर गई है। जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, 2008 में आया था वित्तीय संकट, या आपने इकोनॉमी की जो वो है एनसीईआरटी उसमें पढ़ा होगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। और देखो इकोनॉमी की सिर्फ आपको क्या करना है, 9th 10th 11 और 12th क्लास की सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़नी है, 2 एनसीईआरटी है 12th की, एक मैक्रो और एक माइक्रो। तो उनमें से सिर्फ मैक्रो नाम की जो एनसीईआरटी वो पढ़ लो, इकोनॉमी की सिर्फ ये पढ़ लो भाई साहब। और जो मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं कुछ किसमें, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, 10-12 लेक्चर होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ वो देख लो। इससे बाहर इकोनॉमी के लिए आपको कुछ नहीं करना। ये देखो क्रैश कर गई इसकी मार्केट, इसलिए न्यूज में है। तो ये क्रिप्टो जो करेंसी है या स्टेबल कॉइन है, तो याद रखना स्टेबल कॉइन है। क्रिप्टो करेंसी तो है लेकिन स्टेबल कॉइन है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है फिक्स होती है। किससे? गोल्ड से, सिल्वर से या डॉलर से। फिक्स का मतलब ये है, जैसे मान लो एक कॉइन $1 से फिक्स कर दिया, अब डॉलर का अगर रेट बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। किसका? लूना का, जो स्टेबल कॉइन है। और अगर डॉलर का रेट घटेगा तो लूना का भी घटेगा। इस तरह से फिक्स कर देते हैं, या गोल्ड से कर सकते हैं फिक्स, या सिल्वर से कर सकते हैं, इस तरह कर देते हैं। गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो लूना का भी बढ़ेगा, घटेगा गोल्ड का रेट तो लूना का भी घटेगा। तो इसलिए इनको स्टेबल कॉइन बोलते हैं, क्योंकि जनरली क्या है, ऐसी करेंसियाँ किसी मेटल से इनको फिक्स करते हैं जो लगभग स्टेबल रहते हैं। जैसे गोल्ड, ज़्यादा इसका जो प्राइस घटता बढ़ता ज़्यादा नहीं है गोल्ड का। जैसे डॉलर है, डॉलर भी हार्ड करेंसी में आता है, इसका इतना रेट घटता बढ़ता नहीं है। तो स्टेबल कॉइन इसलिए बोलते हैं इसको, जो लूना वगैरह है। तो ऐसे देखो और भी स्टेबल कॉइन है, जैसे टेदर है, यूएसडीटी बोलते हैं इसको, टेदर को शॉर्टकट में, या यूएसडी कॉइन है, यूएसडीसी, ये भी स्टेबल कॉइन में आते हैं। ये वर्ल्ड के 2 लीडिंग स्टेबल कॉइन है, टेदर और आपका टेथर बोल सकते हो, टेदर या यूएसडी कॉइन, और एक लूना। ये याद रखने हैं बस। यूपीएससी क्या करता है, पूछ लेता है एक लाइन में कि लूना क्या है। क्रिप्टो करेंसी है, स्टेबल कॉइन है। क्रिप्टो करेंसी तो है लेकिन मेनली क्या है, स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन याद रखना है, स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन है, डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन स्टेबल कॉइन हो यानी कि ऑप्शन में, तो स्टेबल कॉइन आपको लगाना है। तो यही थे आज के टॉपिक। एक आपको लाइन, शायरी वाली लाइन लास्ट में, अपनी बेइज्जती का जवाब, बेइज्जती मतलब इंसल्ट, बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि बेइज्जती करने वाला शर्मिंदा हो जाए।